प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि फिराक गोरखपुरी जी का परिचय प्राप्त किया, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना। वीडियो भाग नंबर 2 में कवि फिराक गोरखपुरी कृत रुबाइयाँ हमने पढ़ी, इनका भावार्थ समझा, इनका अर्थ ग्रहण किया। आज हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गज़लें पढ़ने जा रहे हैं। आइए इन गज़लों का अध्ययन करें। फिराक गोरखपुरी की रचना गज़ल हम आज पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ्यक्रम में इन गज़लों को शामिल किया गया है। फिराक की जो गज़लें हैं उसमें हिंदी की और उर्दू की, हिंदी की भी और उर्दू की भी। फिराक की गज़लों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा हमें भरपूर देखने को मिलती है। इनका अद्भुत नमूना यह गज़ल है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये गज़ल कुछ इस तरह बोलती है, इस गज़ल का मिजाज कुछ इस तरह का है, ये गज़ल कुछ इस तरह से बोलती है जिसमें दर्द की अभिव्यक्ति भी है, एक शायर की ठसक भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। काव्य शिल्प में गज़ल की विशेषता मानी जाती है कि हृदयगत भावों को संक्षेप में और बहुत बेहतरीन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना। तो इस प्रकार से इसमें काव्य शिल्प की वह ऊंचाई हमें देखने को मिलती है जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। आइए सबसे पहले हम कवि फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गज़ल का वाचन करें और उसके पश्चात हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, इसका भाव ग्रहण करेंगे। गज़ल जिसके रचनाकार हैं, जिसके शायर हैं फिराक गोरखपुरी। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे है जर्रा जर्रा सोवे है, तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, तुम भी सुनो हो यारों सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं हम किस्मत को रो लेवे, किस्मत हमको रो लेवे हैं हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं, यह कीमत भी अदा करें हैं, हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरा का कायम है तवाजुन, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। आबोताब असआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, आबेताब असआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजू मने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। आइए अब हम पहले शेर का भावार्थ समझते हैं, इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं इसके। नौरस, नौरस का आशय है
साहित्य के अंदर जो नव रस बताए गए हैं, नए रस, 9 रस बताए गए हैं, और यहाँ पर इसका है नव रस, नया रस। ये अनेकार्थी शब्द है। 9 संख्या के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं 9, और 9 का प्रयोग करते हैं नव रस के रूप में। गुंचे, गुंचे का आशय है कली। नाजुक, नाजुक का आशय है कोमल। गिरहें, गिरहें का आशय है गांठें, गांठें। रंगोबू, रंग, चटकदार रंग। बू, खुशबू, बदबू। बू, बू से आशय यहाँ पर सुगंध से है, खुशबू से है। गुलशन, रंग और सुगंध। गुलशन, गुलशन का आशय है बगीचा। कवि इन पंक्तियों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण कर रहे हैं, बसंत के मौसम का मनोहारी चित्रण कर रहे हैं। खिलते हुए फूलों को और उनसे निकलते हुए चटकदार रंग और खुशबू का चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से शायर द्वारा किया जा रहा है। कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि बाग में नवरस से भरी कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल रही है। नवरस मानी नए रस से, गुंचे मानी भरी हुई कलियां। पंखुड़ियों जो फूलों की पत्तियां होती है, फूलों की जो रंगीन पत्तियां होती है, चटकदार रंगों की पत्तियां होती है, नरम और कोमल पत्तियां होती है। नाजुक, नाजुक मानी नरम नरम, कोमल कोमल, चटकदार रंगों से भरी हुई नाजुक और कोमल पत्तियां। गिरहें, गिरहें का आशय है गांठ, गांठें खोलती है, खोलती है। या उड़ जाने को रंगोबू, गुलशन में पर तोले हैं। पर से आशय है यहाँ पर पंख। तोले हैं का मतलब है पहले से ही तोल लेना, पहले से ही मापन कर लेना, नाप लेना, अपने पंखों को पहले से ही मजबूत कर लेना, पंखों की ताकत को पहले से ही नाप लेना। कवि कहता है कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि बाग में नवरस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल रही है, अर्थात बाग में फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि रंग और सुगंध रूपी पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो रहा है और अपने पंखों को फड़फड़ाकर इस प्रकार से पूरे वातावरण में चटकदार रंगों को फैला रहा है, मादक सुगंध को फैला रहा है, मोहक सुगंध को प्रसारित कर रहा है। आशय यह है कि रंग बिरंगे फूल खिलने से बाग तरह तरह के रंगों और खुशबुओं से भर उठा है। या उड़ जाने को रंगोबू, गुलशन में पर तोले हैं। आशय यह है कि रंग बिरंगे फूल खिलने से बाग तरह तरह के चटकदार रंगों वाले फूलों से भर गया है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं इसके। झपकाना, झपकावे है यानी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें खोलते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, इस प्रकार झपकाना। जर्रा जर्रा, कण कण, सब, सबका आशय है रात, शब्द से आशय है रात। सन्नाटा, सन्नाटा के आशय से है मौन, शांति, आवाज का न होना। कवि शायर इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि रात्रि के और प्रकृति के सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हुए कि रात्रि का समय है और इसमें आकाश में टिमटिमाते हुए तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो अधखुले नेत्रों से वो सो रहे हों। तारे आंखें झपकावे हैं, जैसे जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं वैसे वैसे हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अपनी आंखें झपका रहे हों। जर्रा जर्रा सोए हैं और इस रात्रिकालीन शांति के समय पर सृष्टि का कण कण शांति से सोया हुआ है। पृथ्वी का जर्रा जर्रा, सृष्टि का जर्रा जर्रा, सृष्टि का कण कण पूरी शांति के साथ में विश्राम कर रहा है, सो रहा है। तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि यहाँ पर यारों को संबोधित करते हुए कह रहा है, अपने प्रियजनों को संबोधित करते हुए कह रहा है, अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम भी सुनते हो, सब में यानी रात्रि में सन्नाटे कुछ बोलते हैं। रात्रि के अंतर्गत सन्नाटों का जो मौन है वो भी कुछ कहता है, तुम भी कुछ इस बात को सुनते हो। शायर कहता है कि ढलती हुई रात में टिमटिमाते हुए तारे मानो आंखें झपकाकर सोना चाहते हों। अधखुली आंखों से नींद लेते हुए से तारे दिखाई दे रहे हैं। उस समय धरती आकाश का कण कण सोया हुआ है। जर्रा जर्रा सोए हैं, धरती आकाश का कण कण सोया हुआ है। हे मित्रों, रात में छाया हुआ ये सन्नाटा मुझसे कुछ कह रहा है।
मेरे हृदय के भावों को कुछ कहकर जगा रहा है। तुम भी इसे सुनने की कोशिश करो। क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? आशय यह है कि रात का सन्नाटा कवि को उसके प्रियतम की याद दिला रहा है। रात के सन्नाटा में कवि अपने हृदय में अपने प्रियतम की यादों को बहुत व्याकुलता के साथ में अनुभव कर रहा है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। किस्मत का आशय होता है यहाँ पर भाग्य। एक ही मानी एक ही। हम हो या किस्मत हो हमारी। कवि कहता है कि मैं हूँ, चाहे मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत है, हम दोनों को एक जैसा ही काम मिला है। मुझको भी वैसा ही काम मिला है जैसा मेरी किस्मत को काम मिला है। किस्मत हमको रोले हुए है, किस्मत तो हमको रो लेती है। यानी हमारी निराशा, हमारी वेदना, हमारी पीड़ा को देखकर किस्मत रो लेती है और हम किस्मत को रो लेते हैं। और हम ये सोच करके कि हमारी किस्मत में शायद ये वेदना ही लिखी है, ये पीड़ा ही लिखी है, ये दर्द ही लिखा है, ये सोच करके हम किस्मत को रो लेते हैं आपस में। शायर इन पंक्तियों में कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान है। दोनों निराशा और असफलता के कारण सदैव रोते ही रहते हैं। दोनों को एक सा ही काम मिला है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। मेरी किस्मत निराशा और असफलता के हालात को देखकर रोती है, तो मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशय यह है कि मेरा जीवन निराशा और वेदना से भर गया है। किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। यानी मेरा जीवन निराशा और वेदना से, कष्ट से भर गया है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कठिन शब्द देख लेते हैं। बदनाम करें, बदनाम करना यानी बुरा बताना, निंदा करना। काश, यदि, शायद। पर्दा खोलना, पर्दा खोलना, रहस्य प्रकट करना। पर्दा खोलने से आशय है रहस्य प्रकट करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, शायर इन पंक्तियों के माध्यम से जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो इस प्रकार से है कि कवि कहता है कि जो उसको बदनाम करे, उसकी निंदा करे, उसकी बुराइयां करे, उसके ऐसे ऐसे रहस्य दूसरों के सामने प्रकट करें जो सत्य असत्य हो सकते हैं, उनको बताने से पहले कवि ये चाहता है कि जो लोग उसको बदनाम करें, पहले वो इस बात को थोड़ा सोच लें, इस बात पर विचार कर लें कि मेरा पर्दा खोले हैं, क्या वो मेरी बुराइयां कर रहे हैं, क्या वो मेरे रहस्य को उजागर कर रहे हैं, क्या वो मेरा पर्दा खोल रहे हैं, क्या वो मेरी निंदा कर रहे हैं, अथवा अपना स्वयं का पर्दा खोले या खुद के ही बारे में, खुद की ही बुराइयों के बारे में, खुद के ही रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं, शायर कहता है कि जो लोग मेरी निंदा करके मुझे बदनाम करना चाहते हैं, यदि वे गंभीरता से सोचते तो इस बात को अवश्य ही समझ जाते कि मेरी बुराई करके वे अपनी ही बुराई कर रहे हैं। वे मेरी नहीं अपितु अपनी स्वयं की ही कमियों के पर्दों को खोलकर उनको उजागर कर रहे हैं। यानी दूसरों की निंदा करने से अपनी ही कमजोरी प्रकट होती है। ऐसा करने से यह पता चलता है कि वे स्वयं ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरकर इस प्रकार से दूसरों के पर्दे खोलने का काम कर रहे हैं, दूसरों की निंदा और दूसरों का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत का आशय है मूल्य। अदा करें, अदा करने का आशय है चुकाना, भुगतान करना। बेदरुस्ती ए होशो हवास का आशय है विवेकपूर्ण या सोच विचार करके, बुद्धि विवेक से सोच करके कार्य करना। बेदरुस्ती ए होशो हवास, होश हवास में बेदरुस्ती, पूरी तरह ठीक होश हवास के अंदर काम करना, विवेकपूर्ण तरीके से काम करना। सौदा का आशय है यहाँ पर खरीद फरोख्त करना। दीवाना का आशय है पागल हो जाना, उस कार्य के अंदर डूब जाना, मत वाला हो जाना।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, शायर कहते हैं कि ये कीमत भी अदा करें हैं हम बेदरुस्ती होसो हवास। शायर ने अपनी प्रेमिका से प्रेम किया है और प्रेम की असफलता पर शायर बहुत ज़्यादा विरह से पीड़ित है। अपने प्रेम के विरह में पीड़ित शायर ये कह रहा है कि मैं पूरे होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ, पूरे बुद्धि और विवेक के साथ में मैं ये कहता हूँ कि तुमसे प्रेम करने की जो कीमत है वो भी हम अदा करेंगे, वो भी हम अदा कर रहे हैं। तुमसे प्रेम करने की जो कीमत है, तुम्हारा जो विरह के अंदर हमारा हृदय का जलना है और अपने विरह के साथ में ही तुमको अपने यादों के साथ में जलना है, यादों के साथ में रहना है। इस प्रकार तुम्हारे प्रेम करने की जो कीमत है उसको भी हम अदा कर रहे हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए शायर यहाँ कह रहा है कि प्रेम करने वाला जो इस प्रकार का कार्य करता है, प्रेम का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, तो वह इस कार्य में जब विरह में ज़्यादा फंस जाता है तो उसकी स्थिति दीवाना जैसी बन जाती है। दीवानगी की हद तक वह प्रेम के विरह में फंस करके अपने आप को दीवाना बना लेता है। कवि कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास एवं बुद्धि विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम व्यवहार की कीमत अदा कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति गहरा प्रेम करता है, जो भी व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है, उसे लोग दीवाना कहकर पुकारते हैं। कवि अपने प्रेम की यह कीमत भी पूरी समझदारी के साथ सोच समझकर चुकाने के लिए तैयार है। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बेदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। गम, गम का आशय है दुख, शोक, पासे अदब, पासे अदब का अर्थ है आदर का भाव, लिहाज रखना, ख्याल, विचार करना। तेरे गम का पासे अदब है। कवि कहता है अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कि तेरे गम का हम पूरी तरह से लिहाज करते हैं, तेरे गम का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। कवि को जो विरह वेदना दी है, उस पूरी विरह वेदना का कवि सम्मान करता है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और इसके साथ साथ कवि दुनिया का ख्याल भी करता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे, और जो हृदय में प्रेम रूपी वेदना है उसको कवि सबसे छिपाना भी चाहता है। कवि चाहता है कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत बदनाम हो जाए। इसलिए कवि सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं और उस दर्द को वो लोगों के सामने अभिव्यक्त नहीं करता, दुनिया का ख्याल रखता है। और जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कवि उस दर्द को कम करने के लिए चुपके चुपके रो लेता है। एकांत में चुपके चुपके वह रोकर अपने हृदय के इस दर्द को कम कर लेता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, कवि अपनी प्रेयसी से या शायर अपनी प्रेयसी से कहता है कि मुझे तुम्हारे दुख का पूरा लिहाज है, मैं तुम्हारे प्रेम का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ, पर साथ ही साथ मुझे दुनिया का भी ख्याल रखना होता है, दुनियादारी भी निभानी होती है। तुम्हारे प्रति मैं अपना प्रेम खुलकर प्रकट करके तुमको बदनाम नहीं करना चाहता और इस प्रकार अपने दर्द को सबसे छुपा लेता हूँ मैं और चुपके चुपके अकेले में ही रो लेता हूँ। चुपके चुपके अकेले में रोकर मैं अपने हृदय के दर्द को सहन कर लेता हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। फितरत, फितरत का आशय है आदत। कायम है यानी बनी हुई है। तवाजुन, तवाजुन का आशय है संतुलन। आलमे हुस्नो इश्क, सौंदर्य और प्रेम के संसार में, सौंदर्य और प्रेम के संसार में। कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, शायर इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि फितरत कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क की, सौंदर्य और प्रेम के संसार की।
सौंदर्य और प्रेम के संसार की तो ये फितरत है और वह कायम है कि इनके अंदर एक संतुलन बना रहता है। जो सौंदर्य का और प्रेम का जो संसार है उसकी तो ये फितरत है, उसका तो ये चरित्र है कि उसके अंदर एक संतुलन बना रहता है। संतुलन किस बात का? उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। प्रेम में जितना व्यक्ति त्याग करता है, जितना समर्पण करता है, अपने आप को मिटाता है, अपने आप को व्यक्त सामने की तरफ, सामने वाले के पक्ष में समर्पित और त्याग भावना के साथ में अपने आप को समर्पित कर देता है, उतना ही वह इस प्रेम को पाता है। प्रेम को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है त्याग करना, समर्पण करना। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि शायर हमें यह कहता है, शायर कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की आदत और स्वभाव एक विशेष महत्व रखती है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। तवाजुन मानी संतुलन, कायम है मानी स्थापित है, फितरत मानी इस चीज के चरित्र का, इस चीज की आदत का। किस चीज की आदत का? कि आलमे हुस्नो इश्क में, यानी प्रेम और सौंदर्य के संसार में एक संतुलन चाहिए। संतुलन क्या? खुद को जितना आप समर्पित करेंगे, जितना त्याग करेंगे, उतना ही आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि आपको प्रेम की प्राप्ति चाहिए तो आपको उसका संतुलन रखने के लिए त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। प्रेम में प्रेमी के प्रति जो जितना ज्यादा स्वयं को समर्पित कर देता है, बदले में उसे उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होता है। आशय यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना, यानी त्याग करना, समर्पण करना बहुत आवश्यक है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबोताब असार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, आबेताब असार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आबोताब असार, चमक दमक के साथ, बैंतों का आशय है उर्दू के शेर, एक शेर और बहुत सारे शेरों को कहा जाता है बैंतों। आबोताब अशार न पूछो, ये जो मेरे शेर हैं इनके अंदर जो आबोताब है, चमक दमक है, तुम मत पूछो कि ये किस कारण से है। मेरे जो शेर हैं वो इतने प्रभावशाली हैं, इनके अंदर जो अभिव्यक्ति हुई है वो इतनी प्रभावी बन पड़ी है, इनके अंदर जो दर्द है वो इतनी गहराई से पाठक महसूस करता है, श्रोता महसूस करता है। तुम मत पूछो इनके बारे में, तुम ऐसा मत पूछो, तुम भी तो आंखें रखते हो, तुम भी तो समझ रखते हो, तुम भी तो बुद्धि और विवेक रखते हो, तुम भी आंखें रखो हो, तुम भी तो सब कुछ देख रहे हो कि मेरे शेरों में, मेरी शायरी में इतना दर्द कहाँ से आ गया, इतना प्रभाव कहाँ से आ गया, इतना सौंदर्य कहाँ से आ गया, इतने भाव कहाँ से आ गए। ये जगमग बैंतों की दमक है, ये जो जगमगाहट है, ये जो चमक दमक है, ये तो मेरे शेरों की चमक दमक है, या हम मोती रोले हैं। अरे देखने वालों, तुम भी आंखें रखते हो, तुम भी समझते हो, तुम अच्छी तरह से देखो तो सही कि जो मेरे शेरों के अंदर चमक, सौंदर्य और भाव का निखार आ रहा है वह वस्तुतः मेरे मोती रोले हैं। मेरे जो हृदय से आंसू निकलते हैं, मेरे नेत्रों से जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं को ही मैंने शब्दों में अभिव्यक्त करके इन शेरों के माध्यम से प्रकट किया है। और इन शेरों के अंदर वह भाव, वह सौंदर्य, वह कला मेरे आंखों के द्वारा, मेरे हृदय के द्वारा निकले हुए आंसुओं की बदौलत ही है। कवि कहता है, शायर कहता है कि तुम मेरी शायरी की ऊपरी चमक दमक मत देखो, मेरे काव्य के सुंदर भाव पक्ष को देखो और उसके पश्चात ही तुम इसका मूल्यांकन करो। मेरे शेरों की जो सुंदरता है, मेरे शेरों का जो भाव सौंदर्य है, उसका कारण उसमें अंतर्निहित भाव है, हृदय के भाव है, हृदय की पीड़ा, हृदय का दर्द उसके अंदर समाया हुआ है, जिसमें मन की पीड़ा और टीस भरी हुई है। मैंने अपने आंसुओं से जो मोती रूपी अश्रु बरसाए हैं, संभवतया उनसे ही मेरे शेर सुंदर बन पड़े हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजू मने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। आइए सबसे पहले इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। अंजुमने मैं का आशय होता है शराब की महफिल, रिंद का आशय होता है शराबी, गर्दू का आशय होता है आसमान, फरिश्ते का आशय होता है देवदूत, बाबे गुनह का अध्याय।
इन पंक्तियों के माध्यम से शायर हमें कहता है कि रात होने पर आकाश में फरिश्ते संसार के पापों का अध्याय खोलकर उनका हिसाब किताब करते हैं। तब हम जैसे लोग जो अपने हृदय में अपने प्रेमिका की पीड़ा, विरह रूपी पीड़ाएं दबाए बैठे हैं, उनकी उन स्मृतियों को याद कर करके शराब की महफिल में हमारे प्रियजनों की यादों रूपी गम को भुलाने का हम प्रयास करते हैं। शायर को अपनी प्रियतमा की यादें बार बार सताती रहती है। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। एजाज सुखन का आशय होता है प्रतिष्ठित शायरी या उत्कृष्ट काव्य सौंदर्य। एजाज सुखन, सदके, सदके का आशय था कुर्बान जाना, बलिहार जाना, फिदा होना, सदके। पर्दों में, पर्दों का आशय है पीछे। इन पंक्तियों में शायर ये कह रहे हैं कि सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। एजाज सुखन मानी शायर की जो शायरी है वह बहुत उत्कृष्ट बन पड़ी है, जो उत्कृष्ट काव्य सौंदर्य बन पड़ा है, तो कैसे उड़ा ली ये आवाज़। लोग पूछते हैं कि इतनी बेहतरीन शायरी आप कैसे कर पाते हैं। सदके फिराक एजाज सुखन, आपके काव्य सौंदर्य में इतना ज़्यादा भाव है, इतना सौंदर्य है, इतनी ज़्यादा गहराई है, तो ये कहाँ से आया, आपने ये आवाज़ कहाँ से प्राप्त की है। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मीर साहब की गज़लें जिस प्रकार का भाव व्यक्त करती है, जिस अंदाज में व्यक्त होती है, आप भी अपने गज़लों को मीर साहब के अंदाज में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। उर्दू के एक बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शायर हुए हैं मीर, तो मीर की गज़लों से यहाँ पर फिराक की गज़लों की तुलना की जा रही है। शायर फिराक अपनी बेहतरीन शायरी पर फिदा हैं, उसको अपनी शायरी की बेहतरी पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। उसके मित्र ऐसी उत्कृष्ट शायरी के बारे में उससे पूछते हैं कि उसने गज़ल कहने की ये कला कहाँ से प्राप्त कर ली, इतनी बेहतरीन, कहाँ कैसे उड़ा ली ये आवाज़ के अंदर इतना दम कहाँ से आया, इतना प्रभाव कहाँ से आया, इतना भाव सौंदर्य कहाँ से आया, कहाँ से इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति करना शायर ने सीखा है। लोग मानते हैं कि उसकी गज़लें मीर की गज़लों की बराबरी कर रही है। जो उर्दू के प्रतिष्ठित शायर हैं मीर, उनसे फिराक की गज़लें हैं वो बराबरी कर रही है। उसकी गज़लों पर उर्दू के मशहूर गज़लकार और शायर मीर का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज फिराक गोरखपुरी की गज़ल पढ़ी है और इन गज़लों के प्रथम जो 2 शेर हैं उसमें हमने प्रकृति का मनोहारी चित्रण देखा है। कवि ने इन 2 शेरों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। अगले शेरों में कवि ने स्वयं को लक्ष्य करते हुए उसके हृदय में जो निराशा के भाव है, जो वेदना है, उसको अभिव्यक्त किया है। और आखिरी शेरों में शायर ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति में असफल रहने पर मै खाने की शरण ली है और स्वयं की शायरी में बेहतरीन कला और सौंदर्य के भाव प्रकट होने पर शायर स्वयं आश्चर्य भी प्रकट करता है कि इतने बेहतरीन भाव उसकी शायरी में कहाँ से आ गए। नौरस गुंचे का आशय नई पराग और सुगंध से भरी हुई कलियों से हैं, जो धीरे धीरे खुलकर चटकदार रंगों और मोहक मादक खुशबू बिखेरती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए किया गया है। बेदरुस्ती ए होशो हवास, बेदुरुस्ती ए होशो हवास, पासे अदब, इस प्रकार के जो सामासिक शब्द हैं ये भी प्रयोग किए गए हैं। ये बहुत भावपूर्ण है, इनका बहुत प्रभाव श्रोताओं और पाठकों पर पड़ता है। हो सकता है कि हिंदी के पाठकों के लिए ये कुछ क्लिष्ट महसूस हो। हम हो हमारी, हम है वर्ण है और यहाँ पर भी है वर्ण है, इसलिए वर्णों की आवृत्ति होने से इसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। मोती रोले हैं, इसमें रूपक अलंकार है, आंसुओं जैसे मोती, तो इस प्रकार मोती रोले इसमें रूपक अलंकार है। जर्रा जर्रा चुपके चुपके, हमने देखा जर्रा जर्रा एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, चुपके चुपके, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें देखने को मिलता है।
सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, रात में सन्नाटा कुछ बोलता है, सन्नाटा है फिर भी बोल रहा है, यानी विरोधाभास अलंकार हमें यहाँ देखने को मिलता है। हृदयगत भावों को इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से शायर ने अभिव्यक्त किया है। इसमें विरह वेदना का और श्रृंगार रस का भी हमें भाव देखने को मिलता है। इसमें हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, गज़ल छंद है और गज़ल छंद की भाषा बहुत सहज है, सरल है और भावों के अनुरूप कोमलता लिए हुए है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल का भावार्थ समझा है, अर्थ ग्रहण किया है। इनको बहुत अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम कवि शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गज़ल से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।